देखो, लास्ट क्लास में हमने न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में थोड़ा सा जाना था कि ये लो रेंज फोर्स होता है, अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों ही नेचर का होता है। 0.5 फेम्टोमीटर से कम का सेपरेशन होगा न्यूट्रॉन्स के बीच, मीन्स न्यूक्लियॉन्स के बीच, तो रिपल्सिव, और 0.5 से लेके 1 फेम्टोमीटर तक होगा तो अट्रैक्टिव नेचर का होता है। और ये बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, बहुत कम सेपरेशन पे लगता है ना। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि जब न्यूक्लियर फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है तो जितने भी न्यूक्लियॉन्स बढ़ते जाएंगे, साइज ऑफ न्यूक्लियॉन्स बढ़ता जाएगा तो न्यूक्लियर फोर्स भी बढ़ता चला जाएगा, है ना। तो इसका मतलब वो स्टेबल होना चाहिए। तो हम इसी बात को डिस्कस यहाँ पे करना चाहते हैं कि क्या न्यूक्लियॉन्स यदि बढ़ते जाएं, मतलब हैवी न्यूक्लियस मोर स्टेबल होता है कि नहीं होता है। तो इसके लिए जरा हम एक केस को समझते हैं। मान लो हमने एक न्यूक्लियस के अंदर स्टडी किया, तो न्यूक्लियस के अंदर तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे, कहीं प्रोटॉन, कहीं न्यूट्रॉन, कहीं प्रोटॉन, कहीं न्यूट्रॉन, कहीं प्रोटॉन, कहीं न्यूट्रॉन एंड सो ऑन, इस तरह से भरे पड़े रहेंगे। मान लीजिए हमने एक यहाँ प्रोटॉन कंसीडर किया और इसके सराउंडिंग में न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन है। तो हम जब इसकी बात कर रहे होंगे तो ये देखो, ये प्रोटॉन ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये सब अट्रैक्ट कर रहा है। तो इस पर हो सकता है इसकी वजह से रिजल्टेंट फोर्स कुछ आ जाए या फिर फोर्स 0 आ जाए, चलो ठीक है। लेकिन ये जो प्रोटॉन प्रोटॉन हुआ, जैसे ये वाला प्रोटॉन है देखो, लेकिन ये जो प्रोटॉन है, न्यूक्लियर फोर्स है वो तो सिर्फ इसके सराउंडिंग वाले लगाएंगे, ये नहीं लगाएंगे आपस में, ठीक है। ये इसके ऊपर नहीं लगा पाएगा क्योंकि ये तो दूसरे लेयर में चला गया। लेकिन जो बिल्कुल सराउंडिंग में वो न्यूक्लियर फोर्सेस लगा रहे हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन है वो तो किसी भी रेंज में लगेगा, यानी ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी, जो भी प्रोटॉन पार्टिकल्स हैं वो सब लगाएंगे। तो यहाँ पे यदि हम देखें, इसका मतलब क्या हुआ, ये तो चलो ठीक है न्यूक्लियर फोर्स हो गया, जो कुछ भी है बैलेंस हो गया, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो ये भी लगा रहा होगा, ये भी लगा रहा होगा। तो प्रोटॉन का जो नेट फोर्स आएगा, रिपल्सिव जो फोर्स आ रहा है, तो उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए हमें और भी ज्यादा न्यूट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी काउंटर बैलेंस करने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन तो लगेगा ही लगेगा। तो जब इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन लगेगा ही लगेगा तो इसका मतलब काउंटर बैलेंस करने के लिए प्रोटॉन नहीं, क्योंकि प्रोटॉन आ गया तो फिर से रिपल्सन लगाएगा। जैसे इसमें हमने न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन दिखाया, तो ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन ये तो न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में दिखाया, लेकिन देखो ये भी प्रोटॉन रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, और ये जो बाहर रखे हैं वो भी लगाएगा। तो नेट रिपल्सिव फोर्स को काउंटर बैलेंस करने के लिए हमें प्रोटॉन की बजाय न्यूट्रॉन्स की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि न्यूट्रॉन्स क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स नहीं लगाएगा ना, सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा न्यूक्लियर फोर्स की वजह से। प्रोटॉन होगा तो वो क्या करेगा, प्रोटॉन होगा तो प्रोटॉन के ऊपर रिपल्सिव भी लगाएगा और साथ में न्यूक्लियर फोर्स भी एक्ट करेगा। यानी प्रोटॉन के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को काउंटर बैलेंस करने के लिए हमको और ज्यादा न्यूट्रॉन्स का रिक्वायरमेंट होगा। तो जब और ज्यादा रिक्वायरमेंट होगा तो स्टेबिलिटी ऑफ हैवी न्यूक्लियस के लिए, तो जो जेड और एक्स से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर जो एलिमेंट अवेलेबल हैं, तो उनके बीच जब ग्राफ बनाया गया, तो जो छोटे न्यूक्लियस होते हैं, तो छोटे न्यूक्लियस में क्या होता है कि एंगल लाइन जो चलेगा वो 45 पे चलेगा। कैसे, वो भी कहा था, जैसे 20 कैल्शियम 40 तक, जिसमें 20 प्रोटॉन है तो 20 न्यूट्रॉन है, मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन के नंबर्स क्या होते हैं, बराबर होता है। लेकिन जब आप इसके ऊपर चलते जाओगे, तो जब इसके ऊपर चलते जाओगे तो ये ग्राफ डेविएट होगा, मतलब न्यूट्रॉन्स, क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ाना है तो काउंटर बैलेंस करने के लिए न्यूट्रॉन्स के नंबर ज्यादा होना चाहिए। तो जैसे जैसे हम इसके आगे बढ़ेंगे, इसके आगे, तो अब न्यूट्रॉन्स के नंबर बढ़ते चले जाएंगे और प्रोटॉन के कंपेरेटिवली क्या रहेंगे, कम। तो जो लास्ट हैवीएस्ट स्टेबल एलिमेंट, हैवीएस्ट, तो वो कौन है, 83 बिस्मथ 209। तो इसमें प्रोटॉन कितना 83 और न्यूट्रॉन कितना 126। तो न्यूट्रॉन का नंबर क्या हो गया, ज्यादा हो गया, है ना। तो ये ज्यादा हो गया। अब ज्यादा हो गया तो हम पिछले लेक्चर में भी इसी की बात कर रहे थे कि क्या ये जरूरी है कि जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ज्यादा होंगे तो वो मोर स्टेबल होगा, है ना, वो मोर स्टेबल होगा। तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो लास्ट स्टेबल एलिमेंट है वो तो ये वाला है 83 बिस्मथ 209। तो ये लास्ट स्टेबल का मतलब नहीं है कि ये मोस्ट स्टेबल है, लास्ट स्टेबल है। जो सीरीज है, पीरियोडिक टेबल है, उसमें जो लास्ट एलिमेंट जो स्टेबल है वो ये वाला है, सबसे हैवीएस्ट।
इसके बाद के सब क्या है, रेडियो एक्टिव शुरू हो जाते हैं, मतलब वो अनस्टेबल है तो वो अपने आप को स्टेबिलिटी के लिए वो क्या करते हैं, टूटते रहते हैं, अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, गामा रेस को इमिट करेंगे स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। तो जो अब उसी चीज को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि भाई फिर स्टेबल होगा कौन सा, जिसमें ज्यादा न्यूट्रॉन, जिसमें ज्यादा न्यूक्लियॉन्स हो या कुछ और भी फैक्टर है। तो उसके लिए फिर देखा गया बाइंडिंग एनर्जी। क्यों देखा गया, क्योंकि ये लास्ट है, इसके बाद तो और भी है, यूरेनियम है, थोरियम है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन वो अनस्टेबल है। तो अनस्टेबल है जबकि उसमें क्या है, उसमें न्यूक्लियंस के नंबर बहुत ज्यादा है। तो ऐसा कैसे पता चलेगा, तो फिर इसके लिए थ्योरी बनाई कि भाई बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस निकालते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी का तो बेसिक लॉजिक जानते ही हो। बाइंडिंग एनर्जी का क्या मतलब होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट ऑल द न्यूक्लियॉन्स एट इनफाइनाइट सेपरेशन। बंधे हुए हैं न्यूक्लियस में, इनको हम सेपरेट कर पाए तो उसमें जितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है उसको हम लोग बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। अच्छा, जब कोई चीज स्टेबल होता है, जब बाउंडेड होता है तो उसकी एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है। जैसे हम लोग प्लेनेट को देखते हैं, सन के अराउंड घूमता रहता है, तो उसकी नेट एनर्जी निकालोगे ना तो वो नेगेटिव आता है, -G(m) कैपिटल M स्मॉल m बाई 2r लिखते हो ना इस तरह से। या सैटेलाइट अर्थ के अराउंड घूमता है तो -G(m)(m)/2r। तो टोटल जो एनर्जी है यदि वो स्टेबल है तो उसका मतलब क्या हुआ कि उसकी एनर्जी हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो यहाँ पर एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट ऑल द न्यूक्लियस, तो इसकी एनर्जी नेगेटिव है तो स्टेबल होगा। और जब हम सेपरेट करते हैं इनफाइनाइट सेपरेशन पर तो एनर्जी कितनी होनी चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसमें जितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी उसकी बाइंडिंग एनर्जी कहलाएगी। तो बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या हुआ, जितना ये नेगेटिव है इसको हमें 0 में कन्वर्ट करना है। तो 0 में कैसे कन्वर्ट करेंगे कि इसको हम उतना ही क्या कर दें, प्लस। मान लो ये 10 जूल है माइनस का, तो हमें क्या देना पड़ेगा, प्लस का 10 जूल। तो इसी को स्टडी करना है। अब हम जरा मास डिफेक्ट देखें। मास डिफेक्ट क्या है, मास डिफेक्ट ये कि इसके जो न्यूक्लियस के जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स हैं, मतलब न्यूक्लियाई हैं जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो इनके अलग अलग मास का सम, सबके मास को निकालें सेपरेट करके, और एक कंबाइंड जब वो न्यूक्लियस में बंधा होगा उसका मास निकालें, उसके अंतर कोई हम लोग क्या कहेंगे, मास डिफेक्ट। जैसे हम कोई एक जेड एक्से एलिमेंट ले लिए, तो जेड एक्से में क्या होगा, उसमें जेड प्रोटॉन होंगे तो ए माइनस जेड न्यूट्रॉन होंगे। तो इसका जो कुल मास होगा जेड एक्से का न्यूक्लियस के फॉर्म में वो इतना हुआ। यदि हम सेपरेट करके, मतलब ये जेड एक्से में प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सब अलग करके इसका मास निकालें तो जेड इंटू एक प्रोटॉन का मास, ये न्यूट्रॉन के नंबर हो गए ए माइनस जेड इंटू एक न्यूट्रॉन का मास, ये मास हो गया। और जो कंबाइंड न्यूक्लियस है उसका मास मान लीजिए कितना है, mx है। जेड एक्स एलिमेंट है तो मान लीजिए मास कितना है, mx है। तो इनका जो अंतर होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मास डिफेक्ट कहेंगे। अच्छा, मास डिफेक्ट होता है तो इसका मतलब है इनको जब मिलाया गया तो ये जब कलेक्टिवली इकट्ठा हो गया तो इसका मास कुछ कम हो गया। तो मास कम होने का मतलब वो मास कहाँ गया, तो वो मास इसका मतलब है वो एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। वो एनर्जी कौन सा, आइंस्टीन रिलेशन के अकॉर्डिंग E=mc², मतलब मास किस में चला गया होगा, एनर्जी के फॉर्म में चला गया होगा। तो वो जो मास डिफेक्ट है Δm×c², और जब इसको हम लोग वैल्यू रखें तो ये 931, इसको जब हम लोग मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें, जैसे ये जूल में आएगा, फिर हम इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें तो 931 डेल्टा m, c वही 3×10⁸, लेकिन फिर हम इसको बदल किस में बदल रहे हैं इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो जूल में आएगा। तो होगा 931 इंटू डेल्टा m MeV। लेकिन जो डेल्टा m मतलब जो मास लेना है वो एटॉमिक मास यूनिट में लेना है, हमें ग्राम राम में नहीं लेना है ना। तो y डेल्टा m इन AN, तो इसको एटॉमिक मास यूनिट में लेना है। तो ये तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगा। बाइंडिंग एनर्जी क्या होगा, जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स हैं उनका मास और माइनस जो न्यूक्लियस है उसका मास का अंतर। तो ये टोटल बाइंडिंग एनर्जी आ गई उस न्यूक्लियस की। तो जिसकी मोर बाइंडिंग एनर्जी होगी तो इसका मतलब वो मोस्ट स्टेबल नहीं होगा, बल्कि हम कैसे डिफाइन करें। अब ये कैसे बातें पता चली, ये सब प्रैक्टिकल से पता चली ना, कि भाई टोटल बाइंडिंग एनर्जी पता चला यूरेनियम की सबसे ज्यादा टोटल, लेकिन वो स्टेबल नहीं है। तो फिर सोचा गया कि भाई कैसे इसको डिफाइन करें। एक तो ये पता चला कि ये साइज बड़ा हो जाएगा तो भी स्टेबल नहीं होंगे। ये जरूरी नहीं है कि न्यूक्लियॉन्स ज्यादा है तो वो स्टेबल होगा, बिल्कुल जरूरी नहीं है।
दूसरा ये हो गया कि यदि टोटल बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है तो वो स्टेबल होगा, ये भी पता नहीं है ना, ये भी देखा गया कि ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर कैलकुलेट किया गया बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट पर न्यूक्लियस। तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी तो इतना आ गया, और पर न्यूक्लियन में क्या करोगे, जितने न्यूक्लियस थे मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन के नंबर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं ए, उसको डिवाइड कर दिया। तो ये पर न्यूक्लियस जो बाइंडिंग एनर्जी आ गई है ना, ये स्टेबिलिटी को शो करेगा। तो जो जिसकी बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा हो, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा पर यूनिट न्यूक्लियस, वो सबसे स्टेबल माना जाएगा। तो जो मोस्ट स्टेबल होता है ना, ये सब एनर्जी पता करके ग्राफ प्लॉट करके, क्योंकि फॉर्मूला थोड़ी ना है, तो पता करके और ग्राफ प्लॉट करके, और उसमें देखा गया कि जो मोस्ट स्टेबल है वो आयरन होता है। वो सबसे ज्यादा जो स्टेबल एलिमेंट है वो क्या है, आयरन है। ठीक है ना, इसके आगे अगले लेक्चर में देखते हैं।